8 क्लास का ईवीएस का चैप्टर 7 है जीवाणुओं की दुनिया। ऐसे जीवाणु यहाँ मतलब है माइक्रोब्स, ऐसे जीव जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जीव को हम माइक्रोब्स कहते हैं। इसे जीवाणु, हालांकि बैक्टीरिया को जीवाणु कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पुस्तक में जीवाणु मतलब इसके हिसाब से माइक्रोब्स हुआ, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसको मैं लेसन 6 में बताया था। ऐसे जीवों को जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसे हम जीवाणु या माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये बहुत से स्थानों में पाए जाते हैं। ये वायु में भी मिलेगा, पानी में, जल पर भी मिलेगा, नदी, तालाब, कुआं, किसी के पानी में, मिट्टी में भी रहेगा। अन्य स्थानों पर भी इसे देखा जा सकता है। मैंने प्राय पृथ्वी के सभी भागों पर ये बर्फ़ में भी रहता है। ये कई तरह के होते हैं। अब इसको थोड़ा प्रूफ करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। इसमें तालाब का एक बूंद जल या साफ पानी में, थोड़ा सा आधा कप पानी में बढ़िया से हाथ को डुबो कर धो दिया जाए तो वो धुला हुआ पानी, या दही में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको मिला दिया जाए पतला करके, या उसका पानी, किसी पानी को भी या सबको स्लाइड पर रख कर कांच पर एक एक बूंद सबका अलग अलग से रखा जाएगा। अब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो कई प्रकार के इसमें हमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं। तो इसका हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के ही द्वारा। ये सभी जगह पर होते हैं, विशेष करके गंदे जगहों पर ये अधिक होते हैं। तो ये हुआ जीवाणु या माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम समझेंगे ये जो जीवाणु है, माइक्रोब्स है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता तो ये है कि ये पृथ्वी के प्रायः हर जगह पर, अभी ऊपर बता चुके हैं, पर मिलती है। हम जो भोजन करते हैं उसमें भी है, नाली में जो है उसमें भी है, कूड़े करकट पर भी है, हमारे शरीर के अंदर में भी है, यहाँ तक कि बर्फ़ में, चारों ओर जो बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है उस बर्फ़ में भी, रेगिस्तान, मरुभूमि जहाँ प्रचंड गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी ये पाया जाता है। अधिकांश जो जीवाणु हैं इनको जीने के लिए ऑक्सीजन, O2 की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते हैं और इस अधिकांश को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। एल्गी, जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं, ये ऐसा माइक्रोब्स है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट पिछले पार्ट में बताया गया था। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल मिलता है, जिसके वजह से ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड में शीघ्रता से बढ़ते हैं। मैंने इनकी संख्या जो है, ये प्रजनन की क्रिया बहुत जल्दी होती है 25 से 38 में। बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर या बहुत ठंड का पड़ने पर इनकी जो प्रजनन क्षमता है थोड़ी कम जाती है। और जहाँ तक जीवित रहने का सवाल है तो ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे, तुम्हें पता होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाता है, किंतु उससे भी कम, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी, या 100 पर आपको पता होगा पानी उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये बच जाते हैं, ये मरते नहीं हैं। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं इनकी। पृथ्वी के हर जगह पर पाए जाएंगे। हमारे भोजन में मिलेगा, नाली में मिलेगा, जो पानी पीते हैं उसमें मिलेगा, कूड़ा करकट मिलेगा, शरीर के अंदर मिलेगा, बर्फ़ में, रेगिस्तान, मरुभूमि में, सब जगह पाया जाएगा।
और अधिकांश को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एल्गी या जो एल्गी है जिसे शैवाल कहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मिलता है। 25 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जल्दी से बढ़ते हैं। इनकी संख्या जल्दी जल्दी बढ़ती है और कुछ -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तथा कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं जीवाणुओं की। अब जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं इनके बारे में हम समझेंगे। उनमें एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को असल में बैक्टीरिया को ही हम लोग जीवाणु कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो मैं बताया था कि 2 तरह की कोशिका होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बताया गया था कि इसमें निर्दिष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा सभी कोशिकांग मौजूद नहीं होते हैं, किंतु यूकैरियोटिक कोशिका में निर्दिष्ट केंद्रक पाया जाता है और इसमें सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो ये पहले बता चुका गया है। तो बैक्टीरिया ये प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। हम इन्हें पादप श्रेणी में, प्लांट में, पौधों की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इनमें पौधों वाला गुण पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल मिलता है जिससे ये भोजन भी बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्लांट श्रेणी में रखते हैं। और जहाँ तक इनका आकार का सवाल है, कई प्रकार ये बहुत आकार के होते हैं। उनमें कौमा, जैसे हम लोग ऐसे कौमा देते हैं, रॉड की तरह होता है। ये गोलाकार भी होता है, जैसे हम लोग थाल देखते हैं, थाल में थोड़ा सा गड्ढा होता है जो चावल खाते हैं, तो वो थोड़ा सा उस आकार में भी होता है ये। और इसकी विशेषता है कि ये लाभदायक भी होते हैं। कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक हैं। इसके बारे में आगे और बताऊंगा। तो ये लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इन्हें प्लांट पादप श्रेणी में रखा गया है। ये कई आकार के होते हैं, जैसे कौमा, रॉड, गोल, थाल के आकार के, और ये लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। तो ये हुआ हमारा बैक्टीरिया का। इसके बाद है आदिम प्राणी, जिसे हम प्रोटिस्टा कह सकते हैं। आदिम प्राणी जिसे हम प्रोटिस्टा अंग्रेजी में कहते हैं, यह भी एक कोशिकीय है किंतु ये प्राणी है। वो पौधा था और ये एक कोशिकीय प्राणी है। इनमें प्रोटोजोआ वगैरह भी आते हैं। इनकी विशेषता है, पहली विशेषता कि ये एक कोशिकीय हैं और प्राणी एनिमल हैं। इनके कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, बताया गया था। कोशिका में एक बीच में केंद्रक था, किंतु इसमें कई केंद्रक भी पाए जा सकते हैं प्रोटिस्टा में, आदिम प्राणी में। इनकी भी रचना गोलाकार, अंडाकार इस तरह का, और थालनुमा इनकी भी रचना अलग अलग होती है। सीलिया पैरामीशियम एक आदिम प्राणी है, वो इस तरह का होता है। इसके चारों ओर इस तरह करके उसमें रोए की तरह होता रचना। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया एक युग्लिना है। युग्लिना एक इस प्रकार का प्राणी है और इसमें ये फ्लैजेला होता है। इसकी सहायता से यह पानी में चलता फिरता है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो पानी में चलते फिरते भी हैं। तो ये है आदिम प्राणी प्रोटिस्टा। इसके बारे में तुम लोग को 9 में फिर पढ़ना है। तो ये एक कोशिकीय प्राणी है, एक से अधिक केंद्रक या न्यूक्लियस भी होता है, और गोलाकार, अंडाकार, थालनुमा इत्यादि होते हैं। इनमें सीलिया, फ्लैजेला इनकी सहायता से ये चलते फिरते हैं। इसके बाद है छत्रक, जिसको हम लोग फंगस या फंगी कहते हैं। यह पादप समूह है। पादप मतलब बता दिए पौधा या प्लांट, उस ग्रुप का है ये। इसके शरीर को, जैसे हम लोग पौधा में देखे हैं कि नीचे जड़ रहता है, फिर तना होता है, ऊपर पत्तियां होती हैं, किंतु इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होता है। इस भाग में इसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं। ये इसकी विशेषता हुई। म्यूकर पेनिसिलियम,
इसको हम लोग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के इसे हम देख सकते नहीं हैं। ये सड़े गले स्थानों पर अधिक उग जाते हैं। जैसे ब्रेड अगर पुराना हो गया, घर का खाना बना हुआ बहुत देर हो गया, काफ़ी गर्मी है, तो उसमें भी ये उग जाते हैं फंगस। तो सड़े गले स्थानों पर उगते हैं। बरसात के दिनों में एगेरिकस, जिसको हम लोग एगेरिकस ये मेढक या सांप का छत्ता भी कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं, तो यह भी, इसको लेकिन हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बिना माइक्रोस्कोप तक देख सकते हैं। ये मृत जीवी है, प्राय सब ये मृत जीवी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसीलिए अपना ये भोजन नहीं बना पाते हैं। इसलिए इसे मृत जीवी, इसको हम लोग सैप्रोफाइट अंग्रेजी में कहते हैं, मृत जीवी पौधा भी कहते हैं। तो ये छत्रक है, फंगस है, प्लांट है। शरीर, जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता है। म्यूकर, पेनिसिलियम इत्यादि को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। सड़ा गला स्थान पर उगेगा। और जैसे एगेरिकस मशरूम को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बनाता है, सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसे हम लोग मृत जीवी या सैप्रोफाइट कहते हैं। इसके बाद अगला है शैवाल। ये प्लैंक्टी है, प्लांट ग्रुप का है, जिसे हम लोग एल्गी भी कहते हैं। तो ये पौधा वाला है। इसमें भी लेकिन जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग उसको नहीं किए थे, ऊपर वाले को, छत्रक को नहीं किए थे, वैसे इसमें भी नहीं है। ये तालाब वगैरह में हमको अधिक दिखाई पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से तालाब का पानी को अगर हम देखेंगे, एक बूंद तालाब का पानी, तो उसमें बहुत से हमको ये एल्गे दिखाई पड़ेंगे। ये एक कोशिकीय, जिनमें एक ही कोशिका हो ऐसा मिल सकता है, और बहुकोशिकीय, उनमें कई कोशिका भी ये मिलते हैं। क्लेमैडोमोनस, क्लेमैडोमोनस एक कोशिकीय शैवाल है। और स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा ये बहुकोशिकीय शैवाल है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, फिर से बता रहा हूँ, ये पहले बताया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, जिसका रंग हरा होता है। इसके कारण, हरा होने के कारण ही ये सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। और ये स्वजीवी कहेंगे, इसको हम लोग स्वजीवी कहेंगे। ऑटोफाइट, ये प्रायः जल में पाए जाते, बता दिए हैं कि ये जल में अधिक मिलता है, और इनको जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये क्योंकि प्रकाश के बिना ये भोजन नहीं बना पाएंगे। क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनकी सहायता से ये ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये क्रिया ये शैवाल प्लांटी करते हैं। ये एक कोशिकीय भी हैं, बहुकोशिकीय भी हैं। ये पौधा है, क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये भोजन बनाते हैं। ये प्राय जल में पाए जाते हैं, और इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद माइक्रोब्स में अंत में वायरस है, जिसको हम लोग विषाणु भी कहते हैं। ऐसे वायरस का अर्थ विष है, विष मतलब जहर। वायरस का अर्थ है विष, विष या जहर। इसकी विशेषता यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये भी तुम लोग को बताया गया था, माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जिसमें हम लोग 3 लाख गुना तक बड़ा किसी को देख सकते हैं। तो उससे हम लोग इसको देख सकते हैं। और इनकी कोशिकीय रचना, मतलब कि पूर्ण तरह से कोशिका इसमें नहीं होता है, कोशिका का बहुत सा भाग इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें केंद्रक भी नहीं होता है, कोशिका के कुछ ही भाग पाए जाएंगे। किंतु इनमें डीएनए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सजीव भी कहते हैं। हालांकि कोशिका भी है। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। कारण करने का ये है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका कारण ये है कि जब ये सजीव के बाहर
शरीर के रहता है बाहर, तो उसमें निर्जीव वाले लक्षण मिलेंगे। न तो ये भोजन करेगा, न अपनी संख्या वृद्धि करेगा। किंतु ज्यों ये मानव या पौधों के शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते ही इनमें सजीवों के लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे। ये भोजन भी करने लगेंगे, कोशिका को नष्ट भी करने लगेंगे, ये प्रजनन भी करने लगेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाने भी लगेंगे। तो ये दोनों लक्षण है, ये सजीव का, ये निर्जीव का, इसीलिए इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है, ये प्राय परजीवी, परजीवी मतलब कि दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले और रोग पैदा करने वाले होते हैं। इनसे हमें अनेक प्रकार का रोग पैदा होता है, इसको बाद में और बताऊंगा। तो ये है हमारा वायरस के बारे में, जिसे विषाणु कहते हैं। वायरस का अर्थ है विष। देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। कोशिकीय रचना नहीं होती है, केंद्रक नहीं होता है, इनमें डीएनए और आरएनए होता है। इसका पूरा नाम बताए हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और दूसरा है, ये जब बाहर रहेंगे तो लक्षण इनमें निर्जीव वाला होगा, और जब शरीर के अंदर जाएंगे तो लक्षण सजीव वाला हो जाएगा। ये प्रायः परजीवी होते हैं और अधिकांश रोग पैदा करते हैं। तो ये हुआ आधा भाग, ये पहला क्लास में इतना पढ़ाया गया।